गुड इवनिंग। देखो हम लोग सैलरी का तुमको एग्जांपल्स वगैरह जो हम डिस्कस करने वाले थे हम बोले थे कि अभी तक ट्राई कर लेना। ठीक है, तो चलो ट्राई किया, बोले फटाफट चेक कर लेना। ठीक, तो हम पेज नंबर 39 कर रहे हैं। पेज नंबर 39 का जो एग्जांपल्स है, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो पहला एग्जांपल है उसमें बोल रहा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 500 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव कितना कर रहा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वो रिसीव कर रहा है 500 रुपये हर एक महीना और एक बच्चा के लिए। तो इसका देखना है मेरे को कि इसका पास कितना बच्चा था। इसका 3 बच्चा था, तो इंटू करके देखो कि कितना आता है। ठीक, तो 500 इंटू 12 इंटू 3, $18,000, जिसमें से मेरे को बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च हुआ है। मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ₹80 पर मंथ पर चाइल्ड। वो जो खर्च है वो सिर्फ 80 रुपये ही किया है। अब देखो टैक्स क्या बोलता है कि 100 रुपये तक माइनस करने देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये खर्च कर रहा है वो तो तुम्हारा 100 रुपये से कम है, 80 रुपया है कि 80 रुपया खर्च किया है ना एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो उस केस में अगर जो टैक्स अलावेंस बोलता है उससे कम अगर तुमको खर्च हो रहा है तो बट ऑब्वियस सा बात है कि कम वाला माइनस करने देगा। ठीक है, 80 रुपये खर्च कर रहा है तो 80 इंटू 12 इंटू 2, क्योंकि 2 ही बच्चा का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इंटू 2 हुआ है। अगर कम खर्च 100 रुपये से कम खर्च हो रहा है तो तुमको कम वाला ही लेना है। ठीक, 1920 माइनस कर दो, 18,000 माइनस 1920। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 90 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो 90 रुपये करके मिला। अब देखो यहाँ पे मिल ही कम रहा है। ठीक है ना, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड मिल रहा है 90 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। तो 90 इंटू 3 इंटू 12, 3240। अब डिपेंड करता है कि तुम खर्चा कितना किया है। तो अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 90 कुछ खर्च के बारे में बोल नहीं रहा है। तो तुम जब माइनस करेगा इसमें से एग्जाम्पशन जब माइनस करेगा तो यहाँ तो 100 रुपये से कम मिला है तो 90 वाला ही लेना पड़ेगा। 90 इंटू 12 इंटू मैक्सिमम कितना बच्चे को ले सकता है 2, तो 90 इंटू 12 इंटू 2, 2160 माइनस कर दो, 1080। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड ₹5,000 पर एनम। ठीक है, 5,000 पर एनम बोला। ही हैज 2 चिल्ड्रन, वन एज 7 years एंड अनदर एज 6 month। तो एक बोल रहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो रिसीव किया 5,000 और उसके पास 2 बच्चा है, एक का उम्र 7 साल है और एक का उम्र 6 महीना है। ठीक, तो यहाँ पे 5,000 पर एनम बोला। यहाँ पे देखो 5,000 इंटू 2 मत कर देना क्योंकि वो साल में उसको 5,000 ही मिलता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 5,000 माइनस एग्जम्पशन 5,000 मिले, इसके पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक का उम्र 7 साल है, एक का उम्र 6 साल, तो 100 रुपया करके मिलेगा 2 बच्चा का 12 महीना का। ठीक है, तो
तो ये कितना हो जाएगा 2400। तो 2600 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 4 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव फॉर हॉस्टल एक्सपेंडिचर ₹10,000। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस किसको मिला है? 10,000 रुपया। इसमें माइनस करने को मिलेगा एग्जामिशन 300 रुपया करके। तो 300 इंटू 12 इंटू एक ही बच्चा है तो 3,600 माइनस कर दो तो 6,400। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बोला था कि एक 6 महीना का और एक क्या 7 साल का, ऐसे तो क्वेश्चन जो बोला था। तो उसमें इसमें ना जब तुम पढ़ेगा नोट्स, देखो नोट्स में लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड मिलता है, इतना का डिडक्शन उसको मिलेगा ही, चाहे वो खर्च करता हो चाहे वो नहीं करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो खर्च जो है वो 6 महीना के बच्चे के ऊपर देखो पढ़ाई लिखाई में कुछ खर्च नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे बोला इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम, तुम जितना भी खर्च करो उससे मतलब नहीं। हाँ, कम करेगा तो फिर कम वाला लेना है, ठीक है। बट अगर तुम ज्यादा कर रहा है या फिर अगर तुमको कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, या फिर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि सिर्फ बच्चा है, इतना बोल दिया, ये 6 महीना का है या फिर कितना, यहाँ पे तुम खर्च नहीं भी कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बोल रहा था कि 90 रुपए करके खर्च कर रहा है, ठीक है, एक बच्चे के ऊपर 90 रुपए उसका पढ़ाई लिखाई में खर्च हो रहा है। बट अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि वो पढ़ता ही नहीं है, मेरा क्वेश्चन बोलता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड इतना, नो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर वो खर्च नहीं करता, मतलब पढ़ता लिखता नहीं उसका बच्चा लोग, ठीक है, फिर भी उसको एग्जाम्पशन मिलता उस केस में 100 रुपया, ठीक है। 100 इंटू 12 इंटू 2 एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्योंकि देखो सोल्यूशन ऐसे बनता है, ठीक है। पक्का बात है कि ये जो तुमको अलाउंस रिसीव, ऐसा कोई आज के डेट पे मम्मी पापा नहीं होता है जो पढ़ाता नहीं है, ठीक है। ये पढ़ाने में तुम्हारा 100 रुपये तो खर्च नहीं होगा, ये अलाउंस जो है वो बहुत कम है। बट क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ये 100 रुपये ही रहेगा। अगर क्वेश्चन एक्सपेंडिचर बोल दिया और वो 100 से कम है तो ही तुमको उसको वो कम वाला लेना है, ठीक है। तो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद आता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स में इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स था। पेज नंबर 41 एग्जांपल्स कर रहे हैं पेज नंबर 41 का। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द परक्विजिट्स वैल्यू ऑफ लोन इन ऑल द फॉलोइंग केसेस, अज्यूम SBI रेट इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर टू बी 11%, ठीक है। और याद रखना SBI का ही रेट हम लोग लेते थे, और कौन सा डेट को, 1 अप्रैल लेते थे। 1 अप्रैल 2000 में हम लोगों के केस में 1920 है तो 1920, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम जब सम्स करेंगे तो मेरे पास एक रेट रहेगा, और SBI रेट मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया, 11% बोला है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1, एम्प्लॉयर से हम लोग लोन लिए हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2012 बोल रहा है, 1 जुलाई 2012 को लोन लिए हैं और 2 लाख का लोन लिया, ठीक है। लोन का अमाउंट जो है वो 2 लाख है। SBI रेट जिस दिन हम लोग लोन ले रहे थे उस दिन बोला कि 12% SBI का रेट है, लेकिन हमको उस दिन का SBI का रेट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 1 अप्रैल का SBI का रेट, और 1 अप्रैल का SBI का रेट कितना है, 11%। तो मेरा सोल्यूशन में हर जगह यही आएगा, जिस दिन लोन ले रहे हैं उस दिन का मेरे को SBI रेट नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब 12 SBI का रेट है 11% और ये है 12%। एम्प्लॉयर मेरे से कुछ इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं, एम्प्लॉयर मेरे से कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसका मतलब एम्प्लॉयर मेरे से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट जीरो हो गया, और ये मेरे को अगर हम बाहर से लेते तो मेरा 11% पड़ता। तो इसका मतलब मेरा पूरा 11% का फायदा हो गया। और ये चल रहा है मेरा जुलाई में लोन लिए हैं, यानी कि यहाँ पे परक्विजिट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे मेरा कितना का एक्चुअली फायदा हुआ है, तो 2 लाख इंटू 11% इंटू जुलाई में लोन लिए
तो जुलाई से लेके दिसंबर 6 महीना और जनवरी फरवरी मार्च तो 9 महीना। तो 2 लाख इंटू 11% इंटू 9/12 16,500 16,500 ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, एम्प्लॉयर गिव लोन टू एम्प्लॉय ₹30,000 30,000 रुपये का लोन दे रहा है और 1 अप्रैल 2012 को एम्प्लॉय रीपे 12,000 ऑन 1 जुलाई 2012। अब देख लोन हम लोग ले रहे हैं 30,000, तो ओरिजिनल लोन क्या हो गया 20,000 से ज़्यादा है, इसका मतलब परक्विजिट्स का कैलकुलेशन होगा। और ये लोन हम लोग कितना तारीख को लिए 1 अप्रैल 2012 को लोन लिए। 1 अप्रैल 2012 से लेके मेरे को जो ईयर काउंट करना है वो है 31 मार्च 2013। तो 30,000 अगर हम लोग लोन लिए थे और हम लोग बोल रहे हैं हम लोग साल के बीच में कभी ना कभी रिपे किए हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2012 को हम लोग 12,000 जो है वो रिपे कर रहे हैं। 12,000 रिपे मतलब 30,000 में से 12,000 रिपे किए, इसका मतलब लोन मेरा कितना का बच गया 18,000, जो कि 20,000 से कम है। लेकिन अगर ये 20,000 से कम है तो मेरे को ये दिमाग में नहीं लाना कि ये 20,000 से कम हो जाएगा तो परक्विजिट्स का कैलकुलेशन नहीं होगा, बिकॉज ओरिजिनल लोन जो है वो 30,000 से ज्यादा है। ठीक है, बाद बाकी ये 1,000 भी क्यों ना हो परक्विजिट्स का कैलकुलेशन होगा। तो 30,000 के ऊपर अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून 3 महीना, तो 30,000 के ऊपर 11%। SBI का रेट देखो 1 जुलाई को अलग से तो कुछ बुला नहीं है, तो वही वाला लेना पड़ेगा, मतलब यही 11%। तो 30,000 के 11% इंटू 3/12 ये हो गया मेरा 3 महीना का इंटरेस्ट, प्लस उसके बाद मेरा लोन कितना हो गया 18,000। तो 18,000 इंटू 11% इंटू 9/12, तो ये कैलकुलेशन अपने को करके देखना है। 30,000 इंटू 11% इंटू 3/12, इसका आ रहा है 825। उसका 18,000 इंटू 11% इंटू 9/12, 1485। तो ये आ जा रहा है 2310 2310। एग्जाम्पल नंबर 3, employer gives loan to employee on 1st April 2012 18,000 and on 1st July 2012 18,000। अब देखो एम्प्लॉयर जो लोन दे रहा है 1/4/12 को लोन दिया है 18,000 और फिर से लोन लिया है वो 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2012, और यहाँ पे फिर से 18,000 लिया। देखो ओरिजिनल लोन तो यहाँ पे जब तुम लोन ले रहा है तो ये 20,000 से ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे परक्विजिट्स का कैलकुलेशन नहीं होगा। यहाँ से ही लेके यहाँ तक नो परक्विजिट्स कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा ओरिजिनल लोन 20,000 से ज्यादा नहीं था। लेकिन जब तुम ये 18,000 ले लिया तो पुराना 18 और ये 18 टोटल 36 हो गया, जो कि 20,000 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 31 मार्च 2013 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो परक्विजिट्स है ये कितना हो जाएगा लोन में 36,000 इंटू 11% और जुलाई से लेके मार्च मतलब 9/12। $2970। एग्जाम्पल नंबर 4, एम्प्लॉयर गिव मेडिकल लोन फॉर स्पेसिफाइड डिजीज। ठीक है, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन दे रहा है 2 लाख रुपया का 1/10/2012 को। एम्प्लॉय के पास इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है 80,000 रुपया। अब एक चीज नोटिस करना, तुमको लोन कितना तारीख को तुम ले रहे हैं 2 लाख 1/10/2012 को। ठीक है, स्पेसिफाइड डिजीज है
तो स्पेसिफाइड डिसीज तुमको याद होगा, मेडिकल जो ट्रीटमेंट था उसमें एग्जेम्प्टेड था, ठीक है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। 1/10/2012। लेकिन इस एम्प्लॉय को ना इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 1 जनवरी 2013 को 80,000 का। अगर तुमको यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो जनरली तुमको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे जो 2 लाख का तुम लोन लिया है तुमको ये 80,000 इसको रिपे करना चाहिए था। लेकिन वो 80,000 को क्या किया, रिपे नहीं किया, मतलब ये 80,000 कहीं और खर्चा किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 80,000 एक्चुअली लोन का रिपे होना चाहिए था, बट उसको तुम खुद के लिए खर्च किया है। यानी ये 80,000 तुम एम्प्लॉयर से और एक्स्ट्रा लोन लिया है, ये हो जाएगा। और जनवरी से लेके मार्च 31 मार्च 2013, तो ये जो 3 महीना है इसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। 80,000 इंटू परसेंट तो वही रहेगा 11% इंटू 3/12। $2,200। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5। एम्प्लॉयर गिव लोन टू एम्प्लॉय ₹2 लाख ऑन 1/1/2013, ठीक है। 1 जनवरी 2013 को 2 लाख का लोन लिया है, ठीक है। ये 2 लाख का लोन लिया। अब तुमको पता है कि ओरिजिनल लोन जो है वो 20,000 रुपया से ज्यादा होना चाहिए, और ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो हर एक महीना के एंड में होता है, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 जनवरी को, मतलब जनवरी के स्टार्टिंग में लोन लिया, 21 जनवरी को 40,000 रुपया वापस कर दिया। यानी कि जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे मंथ के एंड में, यानी 31 जनवरी 2013 को जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो उस केस में मेरे नाम पे जो एम्प्लॉय है उसके नाम पे कितना का लोन मेरे को दिखेगा। 2 लाख का लोन भले ही लिया था वो 1 तारीख को, बट 21 तारीख को तो 40,000 वापस कर दिया है। इसका मतलब 31 जनवरी को उसके नाम पे कितना का लोन होगा, सिर्फ 1,60,000 का। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो होता है वो हर एक मंथ के एंड में होता है। तो 1,60,000 के ऊपर उसको कितना महीना का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। सॉरी, जनवरी, सिर्फ जनवरी, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन हम लोग अब एक एक मंथ का कर रहे हैं। तो 1,60,000 इंटू 11% इंटू 1/12। उसके बाद फिर से इसका कैलकुलेशन होगा 28 फरवरी 2013 को, और फिर से वो 40,000 रुपया वापस कर दे रहा है फरवरी में, 20 फरवरी में। यानी 28 फरवरी को इसके नाम पे लोन होगा 1,20,000 का। तो 11% इंटू 1/12, क्योंकि हर एक मंथ में लोन का अमाउंट चेंज हो रहा है। और अभी तक जो तुम लोग सम्स बना रहा था उसमें लोन का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा था। और 31 मार्च 2013 को जब कैलकुलेशन होगा तो वापस 40,000 रुपये वापस कर दे रहा है। तो 80,000 इंटू 11% इंटू 1/12। तो यहाँ पे जब तो अपने परक्विजिट्स का कैलकुलेशन करेंगे तो 1,60,000 11%, ये आ रहा है 1,467। इसका आ रहा है 1,100। $733। तो टोटल परक्विजिट्स हो जाएगा इसका 3,300, ठीक। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला बात हो गया। इसके बाद यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स था, जिसका एग्जांपल्स तो जो पहला एग्जांपल है, 2 एग्जांपल है शायद,
एग्जाम्पल नंबर 1, ये हम बात करें यूज एंड ट्रांसफर, पेज नंबर 42 का। ठीक है, पेज नंबर 42, एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है एम्प्लॉयर जो है वो परचेज किया है एक कंप्यूटर, 4 लाख रुपए में एक कंप्यूटर खरीदा था 15/9/2017 को। तो 15/9/2017 को एक कंप्यूटर खरीदा है और ये कंप्यूटर जो है वो 4 लाख का था। एंड द सेम इज सोल्ड टू द एम्प्लॉय फॉर ₹22,000। बोला कि ये 22,000 में सेल कर दिया एम्प्लॉय को, लेकिन कितना तारीख को सेल कर रहा है? 12/9/20। अब देख, ये तो मेरा करेंट ईयर है ना, ये मेरा प्रीवियस ईयर चलेगा। इसमें कितना में बिक रहा है? 22,000 में इस 4 लाख का कंप्यूटर को बेचा जा रहा है। और कंप्यूटर का बात करेगा तो जब यूज किया, ठीक है, जैसे देखो इतना तारीख को बेचा, इसका मतलब ये 15/9/2017 में, तो इसका 1 साल कब कंप्लीट होगा? 15/9/2018। या फिर अगर तुम एग्जैक्टली डेट फॉलो करना चाहते हो तो 14/9/2018। उसके बाद कितना कंप्लीट होगा? 14/9/2019। उसके बाद 1 साल कंप्लीट होगा इसका 14/9/2020। लेकिन इसका मतलब ये ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें 2 दिन अभी बाकी है इसको कंप्लीट होने में। यानी कि 1 साल और ये 2 साल, 2 ईयर्स कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड ईयर्स 2 है। 3rd ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे वो 1 दिन का ही फर्क क्यों ना हो, वो कंप्लीटेड ईयर नहीं माना जाएगा। ये जो पहला ईयर है इसमें वो कंप्यूटर यूज किया होगा एम्प्लॉय, और इसमें भी यूज किया होगा। और नियम में लिखा हुआ है कि अगर कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया जाता है तो उसका परक्विजिट्स नील होता है, तो इसका कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। वैसे मेरे को कैलकुलेशन करने बोलता भी तो हम नहीं करते, क्योंकि ये इस साल का है। मेरे जो ईयर चल रहा है मेरे को उससे मतलब है। मेरे को मतलब है 20 से, तो मेरे को 20 में कितना में सेल हो रहा है ये कंप्यूटर? 22,000। नियम में लिखा हुआ है ट्रांसफर में कि अगर कंप्यूटर सेल होता है, कंप्यूटर अगर सेल होता है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 50% होगा हर एक कंप्लीटेड ईयर का, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होगा मेरा WDV। तो कॉस्ट कितना था कंप्यूटर का? 4 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 2 साल कंप्लीट हुआ है तो 4 लाख का डेप्रिसिएशन आएगा, इसका आएगा 2 लाख, तो बचा 2 लाख, और 1 साल का डेप्रिसिएशन पूरा साल का 1 लाख, तो कितना बचेगा मेरा? 1 लाख। तो इसमें से 1 लाख का कंप्यूटर, इसको बिल कितना मेरा है? 22,000। 22,000 जो है वो सेल प्राइस, यानी कि इस कंप्यूटर का परक्विजिट्स, इसको कितना का फायदा हो गया? 78,000 का जो है वो परक्विजिट्स हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 78,000, एग्जाम्पल नंबर 1 में जो परक्विजिट्स होगा कंप्यूटर का वो 78,000 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है